बायोडाइवर्सिटी, राइट। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम कर रहे थे। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर दो पैटर्न्स हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं लैटिट्यूड एल्टीट्यूड ग्रेडियंट, जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी। सेकंड है स्पीशीज एरिया रिलेशन। स्पीशीज एरिया रिलेशन ये दूसरा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या बता रहा है स्पीशीज एरिया रिलेशन। आपको कहते हैं अगर आप एरिया इंक्रीज करते जाएं तो स्पीशीज पे क्या फर्क पड़ेगा, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको कह रही हूं कि मान लीजिए आपको कहा जाए कि ऐसा करो, धारुएड़ा के एरिया में स्पीशीज का काउंटिंग चेक करो। आप लोग धारुएड़ा के पूरे एरिया में स्पीशीज चेक करिए कि कितनी स्पीशीज है। मान लीजिए आप कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कहते हैं कि आप ऐसा करो, धारुएड़ा की जगह आप धारुएड़ा प्लस भिवाड़ी के एरिया को ले लो। अब उस एरिया में आप स्पीशीज का नंबर चेक करो। तो फिर मैं उसके बाद कहती हूँ कि चलिए पूरे हरियाणा के एरिया को ले लीजिए और उसमें करिए। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे हम एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, डाइवर्सिटी क्या होगी, डाइवर्सिटी भी धीरे 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 इंक्रीज करने लगेगी। कम एरिया में कम डाइवर्सिटी है, थोड़ा एरिया और बढ़ाने पे कुछ नई वैरायटी और मिल जाएंगी, थोड़ा एरिया और बढ़ेगा तो कुछ नई वैरायटी और मिल जाएंगी, ठीक है। इसे कहते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशन कि एरिया इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, स्पीशीज की डाइवर्सिटी भी इंक्रीज होगी। एज द एरिया इंक्रीजेस द स्पीशीज डाइवर्सिटी आल्सो इंक्रीजेस। बट ये जो इंक्रीज है ना एक लिमिट तक होगा, उस लिमिट के बाद डाइवर्सिटी इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाई एक लिमिट तो ऐसी भी आएगी ना जिसके बाद वही स्पीशीज बार बार सब जगह पाई जा रही है। ऐसा होगा कि नहीं होगा, भाई सारी स्पीशीज आ गई, उसके बाद आप एरिया बढ़ाते जाओ तो उसी टाइप की अलग अलग और मेंबर्स मिल रहे हैं, पर नई कोई स्पीशीज नहीं मिल रही। तो स्पीशीज एरिया रिलेशन ये कहता है कि एरिया इंक्रीज होगा तो स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक ही ऐसा होगा। एक लिमिट के बाद द डाइवर्सिटी विल बिकम कांस्टेंट, देयर विल बी नो मोर इंक्रीज इन द स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। ये बात किसने कही, इस बात को कहने वाला जो साइंटिस्ट था वो था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इज द साइंटिस्ट जिसने ये चीज डिस्कवर की थी, ठीक है। अब हम यहाँ पर उसका ग्राफ बनाते हैं। क्या क्या ग्राफ दे रखा है देखो, यहाँ पर आपको हमेशा वाई एक्सिस पे लेना है स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज रिचनेस को आप वाई एक्सिस पे लेंगे और एरिया को आप एक्स एक्सिस पे लेंगे। स्पीशीज रिचनेस ऑन वाई एक्सिस एंड एरिया ऑन द एक्स एक्सिस ले लिया इस तरीके से। इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद कहते हैं इसका अगर हम इस हिसाब से देखें, एरिया इंक्रीज स्पीशीज डाइवर्सिटी भी इंक्रीज, तो इस हिसाब से तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट। पर जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की बात है कि एरिया बढ़ने के बाद स्पीशीज डाइवर्सिटी भी इंक्रीज होगी पर एक लिमिट तक, अगर हम ऐसा करें तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा कि एरिया इंक्रीज डाइवर्सिटी इंक्रीज और एरिया इंक्रीज डाइवर्सिटी और इंक्रीज, पर एक के बाद क्या हो गई, डाइवर्सिटी कांस्टेंट हो गई, राइट। तो ये वाला होता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने जो बात कही। ये वाला आपका क्या इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। और ये शेप क्या है, दिस इज स्ट्रेट लाइन। कोई कंफ्यूजन इस चीज में, बड़ी सिंपल सी बात है। वैसे स्पीशीज रिचनेस और एरिया के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अगर नॉर्मली सिर्फ इस बात को कहें कि एरिया इंक्रीज होने के साथ स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है तो दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। बट अगर हम इसको देखें अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के हिसाब से तो ये एक बार कांस्टेंट हो जाता है, मींस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ हमको मिलेगा। इसकी इक्वेशंस है, इसकी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की तो मैं निकालनी आपको सिखा सकती हूँ, आप रटने की जगह उसको सीख भी सकते हैं। भाई स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है ना, तुम लोगों ने भी 10th तक मैथ्स पढ़ी है तो आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी,
पढ़िए ये वाली इक्वेशन, हैव यू स्टडीड मैथ्स में? यस स्ट्रेट लाइन, है ना? तो अब देखो इन्हीं को वैल्यूज को पुट करते जाओ, अपने आप इसकी इक्वेशन निकल जाएगी। y यानी y एक्सिस, y एक्सिस पे क्या है हमारा? y एक्सिस पे वी आर हैविंग स्पीशीज रिचनेस, तो y एक्सिस पे वी विल टेक s फॉर स्पीशीज, राइट? मैं अभी किसी से भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकती हूँ, ध्यान रखिएगा। m क्या होता है? m होता है स्लोप, जो स्लोप होता है उसको m ले रहे हैं, तो हम इस स्लोप को यहाँ पर z ले रहे हैं, ठीक है? उसके बाद x हम ले रहे हैं इस x एक्सिस को, x एक्सिस पे क्या है हमारा? एरिया, सो आई एम टेकिंग इट एज a। c होता है कांस्टेंट, ठीक है? तो हमने इसको लिया c। मनीष मुझे एक बार बताना s क्यों लिया मैंने इसको? प्लीज रिपीट, व्हाट इज s, व्हाई आई हैव टेकन इट एज? फटाफट जवाब दीजिए, मैंने इसको s क्यों लिया यहाँ पर? मनीष वहां ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा, फ्रीज होने से, नेट पे डालने से इतने फटाफट कुछ नहीं मिलेगा। जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करो और जवाब दो। आई हैव टेकन इट एज एस। richness, क्या है? species richness, स्पीशीज रिचनेस, चलो बहुत अच्छी बात है। और ए क्या है? ये था एरिया था मैम, ये तो एरिया। ए फॉर एरिया। जेड क्या है? ये स्लोप था, स्लोप। स्लोप, क्या बात है। और सी क्या है? कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, क्या बात। चलो ऐसे क्वेश्चंस किसी से कभी भी कर सकती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। अब अगर मुझे इसकी लॉग वैल्यू लेनी है, अगर मैं कहती हूँ इस पूरे का लॉग ले लो, तो आप लिखेंगे इसका लॉग लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी लॉग एस, राइट? जेड जो होता है स्लोप होता है, स्लोप का कभी लॉग होता ही नहीं है, तो मैं जेड लिख रही हूँ। ए का लॉग होगा लॉग ए प्लस लॉग सी, तो इक्वेशन आपकी ये बन गई, log s equals to z log a plus log c. S is species richness, a is area, z is the slope and c is the constant value. ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, आपको ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं, आप जैसे मर्जी चाहें। और कभी भूल जाए कि क्या था, एस जेड मिक्स हो जाए, तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन से आप निकाल के अपने आप ट्राई कर सकते हैं, राइट? उसके बाद बच्चों ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है इसकी भी इक्वेशन होती है, इसकी इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू सी ए जेड। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है? ये s यहाँ पर वही स्पीशीज रिचनेस है, c कांस्टेंट है, a एरिया है एंड z इज द स्लोप। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहीं 11th-12th में आता होगा मैथ्स में, कैसे इसकी इक्वेशन निकलती है वो हमें लेना देना नहीं है। वी कैन सिंपली गो टू द इक्वेशन एंड हम बता सकते हैं यहाँ पर कौन सी चीज क्या है। स्लोप की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, यहाँ पर आपको क्या याद रखना है इस पूरे में? आपको याद रखना है व्हाट इज स्पीशीज एरिया रिलेशन एंड हु हैव गिवन दिस रिलेशन। तो आपको सिंपली कहना इट इज गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो कहता है species richness increase with the increase in area but only up to a certain limit। ठीक है? इक्वेशन आप ये ग्राफ साथ में बनाएंगे, दोनों की इक्वेशन आप साथ में लिखेंगे। एग्जाम में ये बहुत आता है क्वेश्चन। आपको z की वैल्यू पता होनी चाहिए। z की नॉर्मली जो वैल्यू होती है वो होती है 0.1 to 0.2, ठीक है? दिस इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ z। 0.1 से 0.2 इसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है। पर जब अगर हमें कहा जाए आप पूरे कॉन्टिनेंट के लिए लीजिए, z की वैल्यू आपको किसके लिए लेनी है? कंप्लीट कॉन्टिनेंट के लिए लेनी है, तो उस टाइम ये वैल्यू 0.6 से 1.2 हो जाती है। या आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ z, फिर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z व्हेन वी वांट्स टू कैलकुलेट फॉर द एंटायर कॉन्टिनेंट, पूरे कॉन्टिनेंट के लिए निकाले तो क्या है? 0.6 to 1.2 वैल्यू है, ठीक है? उसके बाद आप लोग, हाँ जी
मैम आपकी स्क्रीन फ्रीज है। भाई मेरी स्क्रीन फ्रीज है, बाकियों को भी फ्रीज नजर आ रही है क्या मेरी स्क्रीन? नो मैम। नो मैम। Shiva, then there is problem for your side. So for Z, the value of Z is normally 0.1 to 0.2. And when we want to calculate for the entire continent, then the value is from 0.6 to 1.2. एंड फिर ये एक तीसरी वैल्यू इसमें और दे रखी है फ्रूगीवोरस बर्ड्स के लिए। फ्रूगीवोरस क्या होते हैं? जो फ्रूट्स खाते हैं। तो जो फ्रूगीवोरस बर्ड्स हैं उनके लिए इसकी वैल्यू होती है 1.15। ये आपको एक एक नंबर के लिए याद रखनी है, ठीक है? तो ये जो कंटेंट है स्पीशीज एरिया का वो इतना ही है। यहाँ पर ये एरिया यानी पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है टॉपिक कंप्लीट। इज द टॉपिक क्लियर टू यू ऑल? कोई कंफ्यूजन किसी इस चीज में पूरे में? ओके चलिए, सो लेट अस मूव फर्दर। हाँ जी बोलिए। मैम ग्राफ बता दो एक बार और। ग्राफ में आपको बोला है स्पीशीज रिचनेस और एरिया का रिलेशन हम देखना चाह रहे हैं कि हाउ द एरिया एंड स्पीशीज रिचनेस आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है, आप यहाँ देखिए एरिया बढ़ रहा है स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही है। एरिया और बढ़ा और बढ़ी, एरिया और बढ़ा ये और राइज हो गई। जितना जितना एरिया बढ़ता जा रहा है स्पीशीज की डाइवर्सिटी उतनी ही ज्यादा आप देखो बढ़ती जा रही है। इतनी स्पीशीज है यहाँ, इतनी स्पीशीज है यहाँ, इतनी स्पीशीज है इतनी। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है स्पीशीज भी बढ़ती जा रही है, पर एक लिमिट के बाद अब वो कांस्टेंट हो गई। स्पीशीज एरिया इतना था तब भी इतनी स्पीशीज थी, एरिया बढ़ के इतना आ गया तब भी स्पीशीज आपकी इतनी ही है, ठीक है? तो ये कह रहा है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इज इट क्लियर? यस मैम। और किसी का कोई डाउट? सभी को क्लियर है? ओके चलिए, तो फर्दर पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक आपको जो गिवन है उसको करते हैं यहाँ पर। सो नेक्स्ट टॉपिक जो आपको दिया हुआ है वो दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इन नेचर। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। कहते हैं अगर स्पीशीज की डाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, और स्पीशीज की डाइवर्सिटी अगर कम होगी तो क्या होगा। मतलब एक तो सोचो नेचर में 1000 टाइप की स्पीशीज है और मैं कहूँ नेचर में लाख टाइप की स्पीशीज, क्या फर्क पड़ेगा 1000 स्पीशीज होने से या लाख स्पीशीज होने पे? तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स आपको टेली करते हैं। कहते हैं पहली चीज है स्टेबिलिटी, पहली चीज है स्टेबिलिटी, दूसरी चीज है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, और जो तीसरी चीज है वो है इकोसिस्टम हेल्थ। इकोसिस्टम हेल्थ कह रहे हैं। सबसे पहले देखिए थ्योरेटिकल टॉपिक्स है तो सुनने में ज्यादा ध्यान रखिए। पहली जो बात कह रहे हैं स्टेबिलिटी, तो ये वाली बात कहती है कि जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी, जितनी ज्यादा स्पीशीज की वैरायटी होगी उतना ज्यादा इकोसिस्टम स्टेबल होगा। इस चीज को ना मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, उससे समझिएगा। एक साइंटिस्ट ने वर्क किया था, उस साइंटिस्ट का नाम था डेविड टिलमैन। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डेविड टिलमैन। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके एक्सपेरिमेंट का नाम है आउटडोर प्लॉट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? आउटडोर प्लॉट एक्सपेरिमेंट। देखिए क्या है वो आउटडोर प्लॉट एक्सपेरिमेंट। कह रहे हैं उसने एक प्लॉट लिया जैसे, ठीक है, और उसने कहा चलो इस प्लॉट में मैं खेती करके देखता हूँ। उसने 2 डिफरेंट ऐसे प्लॉट लिए। एक प्लॉट में तो उसने क्या किया, मान लीजिए कोई एक स्पीशीज है जिसको उसने पूरा उगाया, एक फसल है जो उसने उगाई, काफी टाइम तक उगा के रखी, ओवरऑल जो भी इसका प्रोडक्शन है उसको आउटकम को लिया। एक दूसरा कोई खेत था जिसमें उसने 2 डिफरेंट टाइप की स्पीशीज को उगाया, ये उगाई फिर यहाँ पर कोई दूसरी उगाई, ठीक है, मान लीजिए उसने तीसरी भी ले ली,
फिर से पहली, फिर से दूसरी, मतलब यहाँ पर उसने मिक्स्ड करके प्लांट्स को उगाया। यहाँ पर उसने एक ही पूरी डाइवर्सिटी को उगाया, एक ही डाइवर्सिटी है सब जगह खेत में, और यहाँ पर क्या है, वैरायटी उगाई। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि कहाँ पर प्रोडक्शन ज्यादा मिला। उसने देखा कि यहाँ पर प्रोडक्शन ओवरऑल कम था और यहाँ पर प्रोडक्शन ज्यादा था, देयर इज मोर प्रोडक्शन जहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ होगा, सोच के देखो। खेतों वाली बात है, सिंपल सी बात है, आप सोच के बताइए मुझे क्यों हुआ होगा ऐसा कि यहाँ पर कम है और यहाँ ज्यादा है। बताइए, रीजन बताइए। उनके बीच में मैम कंपटीशन हो गया होगा मैम उन्हीं मिनरल्स का। बिल्कुल और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो सारे प्लांट्स है, ये सारे प्लांट्स एक टाइप के हैं। इन सारे प्लांट्स को सेम न्यूट्रिएंट की जरूरत है, तो उसी न्यूट्रिएंट के लिए ये सारे प्लांट्स आपस में लड़ रहे हैं, उस मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं सारे के सारे, जिसकी वजह से यहाँ पर उनमें से देखो एक ही चाहिए, उसको भी फास्फोरस, उसको भी फास्फोरस, उसको भी उतना ही नाइट्रोजन, उसको भी उतना ही नाइट्रोजन। तो उतनी ही मिट्टी में अब वो सब लड़ रहे हैं आपस में, जिसको जितना मिल रहा है उतना लेंगे। तो सफिशिएंट किसी को नहीं मिल पाएगा, ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और बताओ और क्या रीजन हो सकता है। सेम चीज यहाँ सबकी न्यूट्रिएंट डिमांड, हम प्लांट ऐसे ही चूज करेंगे जिनकी न्यूट्रिएंट डिमांड अलग अलग हो। इसको ज्यादा फास्फोरस चाहिए तो इसको नाइट्रोजन चाहिए होगा, तो ये उल्टा होगा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला प्लांट होगा। ये नाइट्रोजन डाल रहा है, ये नाइट्रोजन ले रहा है, ये फास्फोरस ले रहा है, तो सबकी डिमांड ही अलग है। दूसरी चीज ये भी तो हो सकती है कि मान लो यहाँ पर कोई वीड उगना चाह रही है, वीड, यहाँ पर तो कोई ऐसे वीड बीच बीच में वीड उगना चाह रही थी। वीड पता है ना, फालतू के प्लांट्स होते हैं। तो वो वीड जब उगना चाह रही थी तो क्या होता है, इनमें से कोई ना कोई प्लांट उसको खत्म करने वाला हो, उसके ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट रखता हो सकता है ये जो 3 वाला प्लांट है, ये प्लांट इसको अपने आसपास उगने नहीं देता हो। ये अपने आसपास उगने नहीं देता, इस चक्कर में 1 और 2 की भी मौज हो गई, इनके आसपास भी कोई वीड नहीं उग रहा, ठीक है। जबकि यहाँ तो रोकने वाला कोई है नहीं, उगे जाओ। 1 की प्रॉपर्टी उतनी है नहीं, तो जितनी मर्जी जो मर्जी फालतू की चीजें उग रही हैं, न्यूट्रिएंट और वो लोग लेंगे और इनकी प्रोडक्टिविटी और खत्म हो जाएगी। कीड़े लग रहे हैं, तो मान लो इसमें तो इस पे जो कीड़े खाने वाले हैं वो लग जाएंगे, खराब करेंगे इस क्रॉप को। हो सकता है इसमें जब हम डालें तो जो कीड़े लगे, मान लीजिए वो कीड़ा आया 3 वाले को खाना, पर ये जो 2 वाला है वो बड़ा खतरनाक सा प्लांट है, उसके बड़ी अजीब अजीब से कांटे हैं। तो वो जो 2, जब वो कांटे के पास ऐसे बैठने के लिए आता, कीड़ा खाने के लिए आता, तो इस 2 वाले को देख के डर जाता कि उसके कांटे चुभ जाएंगे, वो भाग जा रहा है, वो आ ही नहीं रहा है इनसे। तो ओवरऑल जब स्पीशीज बहुत सारी होती हैं तो वो किसी ना किसी तरह एक दूसरे को बेनिफिट देती हैं, ठीक है। तो ये डेविड टिलमैन ने आउटडोर प्लॉट एक्सपेरिमेंट किया, जिससे उसने प्रूव किया कि जब डाइवर्सिटी ज्यादा होती है तो सारी स्पीशीज स्टेबल ज्यादा रहती हैं, और जब वो स्टेबल होंगी, जब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उनका, वो भी ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ आई, स्टेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी वाली। If there is more diversity, there will be more stability of the species, and if there is more stability, if the species are stable, it means they will give more production, there will be more productivity of course। समझ गए। थर्ड इज इकोसिस्टम हेल्थ। भाई बड़ी आसान सी और बड़ी सिंपल सी नॉर्मल सी